सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए चीनी बौद्ध भिक्षु ह्वेन-त्सांग उर्फ वैन-त्सांग का जन्म चीन देश के काउसी प्रांत के चिनलू नामक ग्राम में सन 600 ईस्वी में हुआ था। वह चिन वंश का था तथा उसका वंश परंपरा प्रसिद्ध चंगकांग से मिलता है, जो चीन देश के हान वंश के शासनकाल में ताओक्यू प्रदेश का अधिपति था। ह्वेन-त्सांग का पिता का नाम दुई था। वह बड़ा विद्वान था। वह सीधा और साधु पुरुष था कि राजकीय पद और प्रतिष्ठा की कामना कभी नहीं किया। हमेशा नगर से अलग रहकर धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में लगे रहते थे। वह गृहस्थ होते हुए भी त्यागी और आजीवन सांसारिक झगड़ों से दूर रहे। कितनी बार प्रांतों और जिलों में नौकरियां मिली, किंतु स्वास्थ्य का बहाना बनाकर सरकारी नौकरी नहीं किया। इनके पिता की मृत्यु 611 ईस्वी में हुई थी। दुई के 4 पुत्र थे, जिनमें ह्वेन-त्सांग उर्फ वैन-त्सांग सबसे छोटा पुत्र था। वह बचपन से ही गंभीर, शांत, नम्र और पितृभक्त था। वह हमेशा एकांतवास में पढ़ने लिखने में लगा रहता था। वह कभी खेलता नहीं था और न ही बिना कार्य के अपने घर से बाहर निकलता था। चिनलू ग्राम एक छोटा सा नगर था। वह चीन के ग्रंथों के निरंतर अध्ययन में लगा रहता था। वह सबसे अच्छा व्यवहार करता था। ह्वेन-त्सांग उर्फ वैन-त्सांग के पितामह दादा का नाम कोंग था। वह चीन के प्रसिद्ध विद्वानों में एक थे, जिनकी विद्वता से तसी वंश के महाराज ने उसे पेकिंग के विश्वविद्यालय के प्रधान के पद पर नियुक्त किया था और चाओनान की जागीर उसके भरण पोषण के लिए प्रदान की थी। प्रत्येक के साथ बड़ी नम्रता से ह्वेन-त्सांग उर्फ वैन-त्सांग पद्धति के अनुसार व्यवहार करता था। एक बार उसका पिता दुई बैठकर दियाओ नामक ग्रंथ का पाठ कर रहा था। उस समय ह्वेन-त्सांग उर्फ वैन-त्सांग की आयु मात्र 8 वर्ष की थी। ग्रंथ बड़ा ही रोचक और पितृभक्त संबंधी था। पढ़ते पढ़ते वह कथा के उस लाइन पर पहुंचा जहां पर चांगच्यू के अपने पिता की आज्ञा पाते ही विनीत भाव से उनके आगे उठकर खड़े होने का वर्णन था। ह्वेन-त्सांग उर्फ वैन-त्सांग के कानों में पिता के मुंह से इस शब्द का पढ़ना था कि वह अपने कपड़े संभाल कर जाकर अपने पिता के आगे हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़ा हो गया। पिता ने ह्वेन-त्सांग उर्फ वैन-त्सांग की यह चेष्टा देख चकित होकर उससे बड़े प्यार से पूछा, क्या बात है? ह्वेन-त्सांग उर्फ वैन-त्सांग ने उत्तर दिया कि जब चांगच्यू अपने पिता की बात सुनकर अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ तो ह्वेन-त्सांग उर्फ वैन-त्सांग कैसे वही बात अपने पिता के मुंह से सुनकर बैठा रहे। बालक ह्वेन-त्सांग उर्फ वैन-त्सांग की ये बात सुनकर पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई। ये बात अपने सारे परिवार से ह्वेन-त्सांग उर्फ वैन-त्सांग के पिता ने बताई। सभी आश्चर्य से कहा, ये बालक एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बड़ा होनहार है। ह्वेन-त्सांग उर्फ वैन-त्सांग का बड़ा भाई घर पर ही रहता था। उसका विवाह हो गया था। दूसरा भाई, जिसका नाम चांगची था, बौद्ध भिक्षु हो गया था। वह लोयांग नगर के चिगतू नामक बिहार में रहते हुए बौद्ध धम्म ग्रंथों का अध्ययन करता था। तीसरा भाई ह्वेन-त्सांग उर्फ वैन-त्सांग से कुछ बड़ा था और घर पर ही रहता था। एक बार चांगची घर पर अपने माता पिता से मिलने आया और ह्वेन-त्सांग उर्फ वैन-त्सांग के विद्या अनुराग को देखकर उसे अपने साथ पढ़ाने के लिए लोयांग नगर में, जहां वह रहा करता था, ले गया।
वहां अपने भाई के साथ सुएनचांग गया। उसके पास रहकर बौद्ध धम्म के विनय पिटक का अध्ययन करने लगा। इसी समय सम्राट का एक आदेश लोयांग नगर के अध्यक्ष के पास आया, जिसमें लोयांग नगर में 14 सर्वश्रेष्ठ भिक्षु चुनने का आदेश था, जिसका भरण पोषण का व्यय राजकोष से दिया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समिति बनाई गई और चिन सेनक को समिति का प्रधान नियुक्त किया गया। समिति ने निश्चित किया कि लोयांग नगर में परीक्षा ली जाए। उनमें जो भिक्षु परीक्षा में उत्तीर्ण हो, उनमें से 14 भिक्षुओं का चयन किया जाए। स्वयं अध्यक्ष चिंग सेनक्को ने भिक्षुओं की योग्यता की परीक्षा का काम अपने हाथ में लिया। नियत तिथि पर परीक्षा के स्थान पर सहस्रों भिक्षुओं की भीड़ लग गई। वयोवृद्ध तथा विद्वान भिक्षु परीक्षा देने के लिए आए। सुएनचांग उर्फ वेनसांग भी 12-13 वर्ष की अवस्था में परीक्षा केंद्र के स्थान पर जा पहुंचा। द्वार के रक्षक ने उसे भीतर जाने से रोका, पर बालक सुएनचांग निराश होकर लौटा नहीं और वह वहीं द्वार पर खड़ा रहा। थोड़ी देर में चिन सेनक्को, जो समिति के अध्यक्ष थे, परीक्षार्थियों की परीक्षा लेने के लिए केंद्र पर आ गया। उसने सुएनचांग, जो एक छोटी उम्र का बालक था, देखकर अत्यंत आश्चर्य से पूछा, भाई तुम कौन हो? भाई तुम कौन हो? सुएनचांग ने अपना नाम ग्राम बताने के बाद उसे चाहता था कि अध्यक्ष ने हंसकर कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं भी चुना जाऊं? सुएनचांग और वेनसांग ने कहा कि मेरी इच्छा तो यही थी, पर जब मुझे अल्पवयस्क छोटा जानकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया गया, तब मैं कैसे चुना जाऊंगा? तब अध्यक्ष ने सुएनचांग और वेनसांग से पूछा, पहले यह तो बताओ कि तुम भिक्षु बनकर करोगे क्या? सुएनचांग ने उत्तर दिया, मेरी तो एकमात्र हार्दिक इच्छा यही है कि कासाय वस्त्र चीवर धारण कर मैं चारों ओर तथागत बुद्ध के उपदिष्ट धम्म का प्रचार करूं। बालक की आभारी बातों को सुनकर चिंग सेनक्को बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसे सुएनचांग को होनहार समझकर अपने साथ समिति के सामने ले जाकर कहा, यो तो रहे रटे हुए तो सुना देना सहज कार्य है, पर आत्मसंयम और साहस बिरले ही पुरुष रत्नों में होता है। यदि आप लोग इस नवयुवक सुएनचांग और वेनसांग को चुनने की कृपा करें, तो मुझे आशा है कि किसी समय ये शाक्य सिंह बुद्ध के धम्म का प्रधान रत्न निकलेगा। पर दुख एक बात का है कि जब उस उठने वाले श्याम मेघ से अमृत धारा निकलेगी, उस समय ना आप रहेंगे ना मैं रहूंगा। मेरा तो एकमात्र अनुरोध है कि इस होनहार बालक की योग्यता व साहस को दबने न दे। इस प्रकार सुएनचांग का चयन बिना परीक्षा के ही 14 चुने जाने वाले भिक्षुओं की सूची में लिख दिया गया। चुने जाने के बाद अब सुएनचांग और वेनसांग के भरण पोषण का खर्च राजकोष से होने लगा और वह अपने भाई चांगची के पास रहकर धम्म का अध्ययन करने लगा। चिंगतू संघाराम में किंग नामक एक प्रसिद्ध विद्वान भिक्षु था। सुएनचांग और वेनसांग उनसे निर्वाण सूत्र और महायान के अनेक ग्रंथों का अध्ययन करता रहा। अध्ययन काल में बहुत ही मन लगाकर पढ़ता था। उसे अध्ययन करते थोड़े ही दिन बीते थे और केवल 14 वर्ष की अवस्था थी। एक बार संघ में अनेक भिक्षुओं ने किसी सूत्र की व्याख्या करने के लिए आग्रह किया। बालक सुएनचांग और वेनसांग उनकी बातों को न टाल सका और उपदेश के आसन पर जा बैठा और उस सूत्र की ऐसी स्पष्ट व्याख्या और सूक्ष्म भावों का उद्घाटन किया कि अन्य श्रोतागण भिक्षु उसे सुनकर दंग रह गए और सबके मुंह से साधु 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 निकलने लगा। सारे लोयांग नगर में सुएनचांग की प्रशंसा होने लगी और उससे मिलने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। सुएनचांग की यात्रा का विस्तार से वर्णन आगे भाग में बताएंगे। आगे सभी भागों की जानकारी आप तक पहुंचे मेरे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।